साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है कर्नाटक की लड़ाई उर्फ अमरजीत के विवाह की कहानी। जिसमें अब तक आपने जाना कि अखाड़े में मायावी भैंसे पर विजय के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे महोबा में एक खुशी की लहर दौड़ गई हो। चारों दिशाओं से अमरजीत के नाम के जयकारे गूंज उठे। जय अमरजीत, जय महोबा के वीर। अखाड़े की सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने अपनी तलवारें आकाश की ओर उठा ली। लोहे की धार पर पड़ती सूर्य की किरणें चमक उठी और नगाड़ों की थाप के साथ जयघोष और भी प्रचंड हो गया। धूल से भरा अखाड़ा अब उत्सव स्थल बन चुका था। वीरों की भूमि महोबा अपने सपूत पर गर्व कर रही थी। कुछ क्षणों बाद जब जयकारों की गूंज धीरे धीरे शांत हुई, तभी भीड़ के बीच से नटनी के वेश में एक नारी आगे बढ़ी। उसके पायल की मधुर झंकार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं कर्नाटक की राजकुमारी भानुमति थी। वह सीधे अमरजीत के सामने आकर ठहर गई। अमरजीत अभी भी अपने पराक्रम की स्मृति में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान के साथ संतोष की एक मंद मुस्कान थी। उसी मुस्कान को देखकर भानुमति के अधरों पर भी हल्की मुस्कान उभर आई। उसने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, बीरवर, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि महोबा सचमुच वीरों की धरती है और आप इसके सच्चे सपूत हैं। जिस मायावी भैंसे को 52 गढ़ों में कोई भी पराजित नहीं कर सका, उसे आपने न केवल हराया बल्कि उसकी नाक में नकील डालकर अपने बस में कर लिया। यह केवल बल का नहीं बल्कि साहस और विवेक का भी प्रमाण है। उसके शब्दों में प्रशंसा के साथ साथ सम्मान झलक रहा था। उसने आगे कहा, आज मुझे वह वीर पुरुष मिल गया है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। बीरवर, जिस प्रकार आपने भैंसे को वश में करके महोबा की शान बढ़ाई है, उसी प्रकार मुझसे विवाह करके मेरी शर्त को भी पूर्ण करें। मुझसे विवाह करके आप न केवल मेरा सम्मान बढ़ाएंगे बल्कि एक क्षत्रिय का धर्म भी पूरा करेंगे। भानुमति के ये वचन जैसे ही अखाड़े में गूंजे, वहां फिर से सन्नाटा छा गया। सैकड़ों आंखें एक बार फिर अमरजीत की ओर टिक गई। हर श्वास थम सी गई थी, मानो स्वयं समय उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। भानुमति की बात समाप्त होते ही अखाड़े में फिर से गहरी शांति छा गई। सैकड़ों निगाहें अमरजीत पर टिक गई थी, मानो हर कोई उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। अमरजीत कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न अहंकार, बस एक गंभीर स्थिरता थी, जैसी केवल कर्तव्यनिष्ठ वीरों में होती है। फिर उसने धीमी परंतु दृढ़ आवाज में भानुमति की ओर देखकर कहा, नटनी, मैंने इस भैंसे को नाथ कर केवल और केवल महोबा के सम्मान की रक्षा की है। मेरी यह लड़ाई किसी विवाह के लिए नहीं थी। यह बात मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। तुमने महोबा की वीर भूमि के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया था, उसी अपमान का उत्तर देने के लिए मैंने यह युद्ध स्वीकार किया था। उसकी आवाज में कठोर सत्य था, पर अपमान नहीं था। उसने आगे कहा, और हाँ, तुम उस अपराध की दोषी हो जिसके लिए मेरे सैनिक तुम्हें अभी बंदी बना सकते हैं, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। अपने भैंसे को लेकर शांतिपूर्वक महोबा की सीमा से बाहर चली जाओ। न मुझे किसी पत्नी की आवश्यकता है और न ही इस समय विवाह का मेरा कोई विचार है। अमरजीत के ये शब्द सुनकर अखाड़े में एक सिहरन सी दौड़ गई। जिस वीर के अभी जयकारे गूंज रहे थे, वह अब अपने सिद्धांतों पर अडिग खड़ा था। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। अमरजीत का निर्णय सुनकर भानुमति ने आगे बढ़कर कहा। उसके स्वर में अब चुनौती नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई थी। उसने कहा, परंतु बीरवर, जिस क्षण आपने उस मायावी भैंसे को परास्त किया, उसी क्षण से मैंने आपको अपने मन में पति के स्थान पर बैठा लिया है। मेरा हृदय आपको स्वीकार कर चुका है। यह कहते हुए नटनी के वेश में भानुमति ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आस्था थी, स्वर में विनय था और हृदय में अटूट विश्वास था। आगे उसने कहा कि मैंने आपको अपने मन से पति मान लिया है। मेरी आस्था और मेरे सम्मान का उपहास मत बनाइए। मुझसे विवाह कर मेरे सपनों को पूर्ण कर दीजिए और मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरे सम्मान को बढ़ा दीजिए।
उसकी प्रार्थना के साथ ही अखाड़े का वातावरण बदल गया। जहां अभी वीरता की गर्जना थी, वहां अब भावनाओं का गहरा सागर उमड़ने लगा था। सबकी निगाहें फिर से अमरजीत पर थी। अब की बार यह देखने के लिए कि धर्म, कर्तव्य और भावनाओं के इस संघर्ष में वह कौन सा मार्ग चुनता है। भानुमति की विनती के बाद भी अमरजीत का मन विचलित नहीं हुआ। वह उसी स्थिरता और आत्मसंयम के साथ खड़ा रहा। कुछ क्षण बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे तीखे और अपमानजनक शब्दों ने मुझे पहले ही आहत और क्रोधित कर दिया है। मैं यह बात तुम्हें पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब व्यर्थ की बातों को यहाँ मत बढ़ाओ। न मुझे पत्नी की आवश्यकता है और न ही मैं किसी की सुंदरता के सामने नतमस्तक होता हूँ। उसकी वाणी में कठोरता थी। उसने आगे कहा, या तो तुम अभी महोबा से चली जाओ, अथवा यदि तुम्हें पति की आवश्यकता ही है तो कुछ दिन यहीं ठहर जाओ। शीघ्र ही महोबा के वीर लौट आएंगे। उनमें से किसी को भी तुम अपना पति चुन सकती हो। वे तुम्हें सम्मान भी देंगे, तुम्हें पत्नी भी बनाएंगे और तुम्हारे सभी स्वप्न भी पूर्ण करेंगे। फिर अमरजीत ने निसंकोच आगे उसमें जोड़ दिया कि जब मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे भाई और दादा सब आ जाएंगे तो उनमें से जिसे चाहो उससे विवाह कर लेना। ये शब्द जैसे ही अमरजीत के मुख से निकले, भानुमति के भीतर ज्वाला भड़क उठी। उसका धैर्य टूट गया। फिर क्रोध से कांपते हुए स्वर में वह बोली, तुम कैसे पुरुष हो? मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और तुम मुझे दूसरे से विवाह करने की सलाह दे रहे हो, वह भी अपने भाई, चाचा, दादा और पिता से। तुम्हें लज्जा नहीं आती? उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में बता देती हूँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और विवाह भी मैं तुमसे ही करूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। भानुमति के इन तीखे वचनों को सुनकर अमरजीत के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, परंतु उसकी वह मुस्कान भानुमति के हृदय को जैसे और जला गई। उसे लगा मानो उसकी भावना का उपहास किया जा रहा हो। बात बात पर बात बढ़ती चली गई। वातावरण में तनाव गहरा हो गया। तभी क्रोध में भानुमति ने अपने जूड़े में हाथ डाला और वहां से एक छोटी सी रहस्यमयी जादुई डिबिया निकाल ली और क्रोध से भरी भानुमति ने बिना एक क्षण गवाए उस जादुई डिबिया को खोल दिया। उसने उसमें से थोड़ी सी भभूत अपनी हथेली पर निकाली और मंत्र सा कुछ बुदबुदाते हुए उस पर जोर से फूंक मार दी। जैसे ही वह भभूत अमरजीत के शरीर के संपर्क में आई, एक तीव्र चमक हुई और अगले ही क्षण महोबा का वह वीर, वह पराक्रमी योद्धा एक सुंदर हरे पंखों वाले तोते में परिवर्तित हो गया। फिर भानुमति ने एक पल भी विलंब नहीं किया। अब तुम मेरे हो, यह कहते हुए उसने झपट्टा मारकर उस तोते को अपने हाथों में कस लिया। इधर अमरजीत को तोता बनते देख अमरजीत के मित्रों और सैनिकों ने भानुमति को पकड़ने की कोशिश की, परंतु तभी भानुमति ने डिबिया से एक और चुटकी भभूत निकाल ली। इस बार उसकी दृष्टि सीधे अमरजीत के सैनिकों और उसके मित्रों पर थी। उसने भभूत को उनकी ओर उछालते हुए उस पर फूंक मार दी। जैसे ही वह भभूत हवा में बिखरी, अखाड़े में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। अमरजीत के मित्र और अखाड़े में तैनात रक्षक सैनिक सभी की आंखों के सामने अचानक अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई किसी से टकरा रहा था तो कोई चीख रहा था और कोई अपने अस्त्र संभालने का प्रयास कर रहा था। यह क्या हो गया? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हड़बड़ाहट में सैनिक इधर उधर भागने लगे। कोई दीवार से टकराकर गिर पड़ा तो कोई अपने ही साथी से उलझ गया। वह अखाड़ा जो कुछ ही क्षण पहले वीरता और गौरव का केंद्र था, वह अब भय और भ्रम का अखाड़ा बन चुका था। चारों ओर हाय तौबा मच गई और इसी को अपना अवसर समझकर भानुमति ने अपने मायावी भैंसे की लगाम थामी और बिना पीछे मुड़े अखाड़े से बाहर निकल पड़ी। इधर सैनिक अब भी अंधेपन की स्थिति में इधर उधर भटक रहे थे। कोई गिर रहा था तो कोई कराह रहा था। किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह विपत्ति कैसे आ पड़ी। उधर भानुमति ने अमरजीत बने तोते को सावधानी से अपने पास रखा, भैंसे पर सवार हुई और तीव्र गति से महोबा की सीमा की ओर बढ़ चली। धूल उड़ाती हुई वह महोबा की सरहद पार करने के लिए आगे बढ़ रही थी और पीछे छूट गया था वह अखाड़ा जहां वीरता हार गई थी पर जादू जीत गया था।
अब महोबा के सपूत अमरजीत की नियति एक नए रहस्यमय और कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उधर जैसे ही भानुमति अपने मायावी भैंसे पर सवार होकर तोता बने अमरजीत को साथ लिए महोबा की सरहद पार कर गई, उसी क्षण मानो अखाड़े में किसी अदृश्य बंधन ने ढीला पड़ना शुरू कर दिया था। महोबा के अखाड़े में उपस्थित अमरजीत के मित्रों और पहरे पर तैनात सैनिकों की आंखों की रोशनी अचानक लौट आई। आंखों से धुंध हटते ही सबने राहत की सांस ली। कुछ क्षणों के लिए सब शांत खड़े रहे, जैसे यह समझने का प्रयास कर रहे हो कि अभी अभी उनके साथ क्या घटा था। फिर एक एक कर सभी इधर उधर देखने लगे। अखाड़ा वही था, दीवारें वही थी, सैनिक भी सभी उपस्थित थे, पर वह नटनी नहीं थी, न उसका मायावी भैंसा और न ही महोबा का वीर अमरजीत। यह दृश्य देखते ही सबके चेहरे उतर गए। अमरजीत कहाँ है? यह प्रश्न हर मन में एक साथ उठ खड़ा हुआ। अमरजीत को वहां न पाकर सभी हैरान और भयभीत हो गए। चिंता की लकीरें उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी। मन ही मन वे सोचने लगे, अब इसकी सूचना महल में कैसे दी जाएगी? यदि हमसे पूछा गया कि हमारे रहते अमरजीत को कोई कैसे उठा ले गया, तो हम क्या उत्तर देंगे? उन लोगों के मन में डर धीरे धीरे गहरा होता चला गया। सब जानते थे कि यदि महल लौटते समय अमरजीत साथ नहीं हुआ तो उन पर गंभीर आरोप लगेंगे। कुछ के मन में तो यह भय भी घर कर गया कि कहीं उन्हें मृत्यु दंड न दे दिया जाए। यही सब सोच सोचकर सबकी दशा खराब हो रही थी, किंतु सत्य को छिपाया भी नहीं जा सकता था। आखिरकार अमरजीत के मित्रों ने आपस में विचार कर निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, इसकी सूचना तुरंत महल में देनी होगी। देर हुई तो संकट और बढ़ जाएगा। यह निश्चय होते ही सभी बिना समय गंवाए महल की ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों में भय था, हृदय में चिंता और मन में केवल एक ही प्रश्न था कि महोबा का वीर अमरजीत अब किस अनजानी विपत्ति में फंस चुका होगा। अमरजीत के अपहरण की खबर अधिक देर तक सीमित न रह सकी। जो घटना अखाड़े में घटी थी, वह देखते ही देखते पूरे महोबा में आग की तरह फैल गई। गलियों, चौपालों और महल के प्रांगण तक केवल एक ही चर्चा थी कि महोबा का वीर अमरजीत जादू से चुरा लिया गया है। जब अमरजीत के मित्र कांपते हुए यह समाचार महल में लेकर पहुंचे और सारी घटना क्रमवार उसकी माता फूला रानी को सुनाई, तो उनका हृदय एक साथ गर्व और पीड़ा से भर उठा। एक तरफ उन्हें अपने पुत्र के पराक्रम पर अपार गर्व हुआ, जिसने मायावी भैंसे को परास्त कर महोबा का मान बढ़ाया था, पर दूसरी ओर उनके लाल के इस प्रकार चोरी हो जाने का समाचार उनके लिए वज्रपात से कम न था। जैसे ही उन्होंने सुना कि अमरजीत अब महोबा में नहीं है, उनका शरीर कांप उठा, पैरों से बल जाता रहा और वे पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। उनके मुख से एक हृदय विदारक चित्कार निकल पड़ी, हाय मेरा लाल, किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। वे दोनों हाथों से धरती पीटने लगी। आंसुओं की धार उनके गालों से बहने लगी। वे कभी अपने आंचल को फैलाकर रोती, तो कभी आकाश की ओर हाथ उठाकर विलाप करती। जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसके पराक्रम पर आज महोबा गर्व कर रहा है, उसी बेटे को मैं अपनी आंखों से देख भी न सकी। उनका कंठ भर आता, स्वर टूट टूट के रह जाता। महल का हर कोना उनके विलाप से गूंज उठा। उसी समय यह समाचार अमरजीत की दादी और आल्हा उदल की माता देवला तक भी पहुंचा। जैसे ही देवला ने सुना कि उनका पोता और महोबा का वीर जादू से चुरा लिया गया है, तो उनके नेत्रों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपनी छाती पीटते हुए विलाप करना आरंभ कर दिया, हाय विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने वीरों को जन्म दिया था? जिस कुल ने महोबा को आल्हा उदल जैसे रणबांकुरे दिए, आज उसी कुल का दीपक इस प्रकार बुझा दिया जाएगा। देवला कभी फूला रानी को सीने से लगाती, तो कभी रोते हुए कहती, बहू मत रो। फिर खुद ही कहती कि पर कैसे न रोऊं, वह केवल तुम्हारा ही पुत्र नहीं था, वह हमारे कुल की आन, महोबा की शान और वीरों की पहचान है। दोनों मातृ हृदय एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। महल में स्थित स्त्रियां भी अपने आंसू रोक न सकी। सारा वातावरण करुणा से भर गया। जहां कल तक विजय का उत्सव था, वहां अब शोक की छाया छा गई थी।
महोबा की धरती जिसने अनगिनत युद्ध देखे थे, आज एक माँ और एक दादी के विलाप से कांप रही थी और हर किसी के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि क्या महोबा का यह दीपक फिर से अपने घर लौट पाएगा। पुत्र वियोग के शोक में डूबी रानी फुलवा ने कुछ क्षण बाद अपने आंसू पोंछ लिए। माता का हृदय तो रो रहा था, पर भीतर की छत्राणी जाग चुकी थी। उन्होंने अपने स्वर को संभालते हुए तुरंत हरकारे को बुलवाया। हरकारा उपस्थित हुआ तो रानी फुलवा ने दृढ़ आदेश दिया, महोबा के सभी वीरों तक तुरंत संदेश पहुंचाया जाए। आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा, इंदल, तालन सैयद, जो जहां भी हो, जैसे भी हो, उन तक पत्र पहुंचना चाहिए। उन्हें यह समाचार दो कि अमरजीत जादू से चुरा लिया गया है और उन्हें बिना विलंब महोबा पहुंचना है। आदेश में मातृत्व की पीड़ा थी, पर उसमें एक माँ के साथ साथ एक वीर जननी की दृढ़ता भी थी। हरकारे ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। तुरंत लिपिक को बुलाया गया और एक एक वीर के नाम अलग अलग पत्र लिखे गए। महल के द्वार खुलते ही दर्जनों घुड़सवार अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी, मानो स्वयं महोबा अपने वीरों को पुकार रहा हो। इधर जहां जहां ये पत्र पहुंचे, वहां वहां जैसे ज्वाला भड़क उठी। आल्हा ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में रक्त और क्रोध एक साथ उतर आया। उसने दांत भींचते हुए कहा कि जब तक अमरजीत को वापस नहीं लाते, तलवार म्यान में नहीं जाएगी। उदल ने पत्र पढ़ते ही अपना अस्त्र उठा लिया और ललकारते हुए बोला, जिसने महोबा के सपूत को हाथ लगाया है, वह जीवित नहीं बचेगा। यह कहते हुए वे सभी घोड़े पर सवार हो गए। मलखान, ढेबा, इंदल, तालन सैयद, जिस जिस वीर के हाथ में पत्र पहुंचा, उनके जिगर में आग सुलग उठी। कहीं युद्ध नगाड़े बजे, कहीं तलवारें चमकी, तो कहीं घोड़े तैयार किए जाने लगे। किसी ने विलंब नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। सबका लक्ष्य एक ही था, महोबा पहुंचना और अमरजीत को मुक्त कराना। चारों दिशाओं से वीर महोबा की ओर चल पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक बार फिर वीरों की धरती पर कोई महान तूफान उठने वाला है। इधर राजकुमारी भानुमति अमरजीत को तोते का रूप देकर अपने साथ कर्नाटक के राजमहल में पहुंच चुकी थी। महल के ऊंचे ऊंचे द्वार, दीपों की पंक्तियां और सुगंधित धूप से सजा राज प्रांगण उसका स्वागत कर रहा था। भीतर पहुंचते ही उसने उस सुंदर तोते को बड़े स्नेह से एक स्वर्ण जड़ित पिंजरे में रख दिया। पिंजरे में चने और जल डालकर वह मुस्कुराते हुए बोली, अब यही चना खाओ और राम राम जपते रहो। उसके स्वर में अधिकार भी था और अजीब सा अपनापन भी। तोता बने अमरजीत उस पिंजरे में चुपचाप बैठा सब देख रहा था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कर सके। फिर जैसे जैसे संध्या ढलती गई, रात्रि ने महल को अपने आंचल में समेट लिया। दीपों की लौ स्थिर हो गई और महल में श्रृंगार का वातावरण बनने लगा। भानुमति ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। आज वह स्वयं को दुल्हन सा सजाने जा रही थी। सबसे पहले उसने अपनी आंखों में गाढ़ा काजल लगाया। काजल की रेखाएं उसकी आंखों को और भी बड़ी, गहरी और मोहक बना रही थी, मानो उन नेत्रों में सागर की गहराई और चंद्रमा की शीतलता एक साथ उतर आई हो। फिर उसने अपने कानों में झिलमिलाती बालियां पहनी। बालियां हिलते ही मधुर झंकार करने लगी, जैसे हर झंकार किसी के हृदय पर दस्तक दे रही हो। उसके बाद उसने अपने होठों पर ओठलाली लगाई। लालिमा से सजे उसके अधर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो गुलाब की ताजी पंखुड़ियां मुस्कुरा रही हो, और ललाट पर चमकता हुआ टीका लगाया जो उसके सौंदर्य को दिव्य आभा प्रदान कर रहा था। फिर उसने अपनी भुजाओं में बाजूबंद कसे, जिन पर नक्काशीदार बेलबूटे उकेरे गए थे। कमर पर उसने झिलमिलाता हुआ कमरबंद बांधा, जो उसकी साड़ी की सलवटों के साथ लय में झूम रहा था। उसने रेशमी ब्लाउज धारण किए और उस पर सुशोभित कीमती साड़ी, जिसकी किनारी पर सोने के तार चमक रहे थे। उसके पांवों में पायल बंधते ही रात्रि की निस्तब्धता में मधुर स्वर गूंज उठा। हर कदम पर पायल की रुनझुन मानो उसके सौंदर्य का गुणगान कर रही थी। अंत में उसने अपने लंबे घने बालों को संवारा, उन्हें सुगंधित पुष्पों से सजाया और गजरे की महक से कक्ष को भर दिया। इस प्रकार 16 श्रृंगार और 32 आभूषण धारण कर भानुमति मानो सौंदर्य की सजीव प्रतिमा बन गई थी। उस क्षण वह केवल कर्नाटक की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक विश्व सुंदरी सी प्रतीत हो रही थी, जिसके रूप में मोह था, नैनों में जिद और हृदय में अपना प्रण पूरा करने का अडिग संकल्प।
पिंजरे में बैठा तोता बने अमरजीत उसे निहार रहा था। एक ओर रूप का वैभव तो दूसरी ओर एक वीर की विवश नियति। धीमे धीमे अपनी यौवन से दमकती सुंदरता और मनमोहक चाल के साथ भानुमति उस कक्ष में आगे बढ़ी। उसके पायल की रुंझुन हर कदम पर मधुर स्वर बिखेर रही थी, मानो रात्रि स्वयं उसके पांवों में बध गई हो। दीपों की लौ उसकी छाया के साथ दीवारों पर थिरक रही थी। वह अमरजीत के पिंजरे के पास पहुंची। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, वहां जिद, मोह और अधिकार का विचित्र मिश्रण था। भानुमति ने बड़े स्नेह से पिंजरे का द्वार खोला। अपने कोमल हाथों से उसने तोता बने अमरजीत को बाहर निकाला। उसके स्पर्श में अपनापन था और भावनाओं की गहराई भी थी। वह उसे प्रेम पूर्वक निहारने लगी और फिर स्नेहवश उसे चूम लिया। इसके बाद उसने आंखें मूंद कर मंत्रोच्चार किया। उसकी उंगलियों से जादुई ऊर्जा फूट पड़ी और पल भर में ही तोता फिर से महोबा का वीर अमरजीत बन गया। अमरजीत का वास्तविक रूप सामने आते ही भानुमति के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने उसे आदर पूर्वक एक सुसज्जित आसन पर बैठाया। कमरे में सुगंधित धूप फैल चुकी थी और दीपों की रोशनी उसके मुखमंडल को अलौकिक कर रही थी। भानुमति अब अपने मनमोहक हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। कभी वह मंद मुस्कान से उसकी ओर देखती, तो कभी अपनी आंखों की चंचलता से मौन संवाद करती, तो कभी अपने श्रृंगार की आभा से वातावरण को और भी मोहक बना देती। उसकी अदाएं कोमल थी और उसमें आत्मविश्वास था। उसकी चाल में लय थी, पर उसमें अधिकार का भाव भी छिपा था। वह बिना शब्दों के ही अपने मन की बात अमरजीत तक पहुंचाना चाहती थी कि वह उसे केवल जादू से नहीं, अपने रूप, अपने प्रेम और अपने संकल्प से जीतना चाहती है। पर आसन पर बैठा अमरजीत शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में आकर्षण से अधिक संयम था और उसके हृदय में अभी भी महोबा, उसका धर्म और उसका स्वाभिमान जीवित था। कच्छ में सौंदर्य और संयम, मोह और मर्यादा, दो विपरीत भाव आमने सामने खड़े थे और यहीं से इस गाथा का संघर्ष एक नए और भी गहरे मोड़ की ओर बढ़ रहा था। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या अमरजीत और भानुमति का विवाह हो पाएगा या विवाह के पहले ही महोबा के वीर अमरजीत को छुड़ाने के लिए पहुंच जाएंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।